बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अबाउट माय रूटीन इन एफएससी एंड एमडी कैट एंड मैट्रिक, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें एफएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज गाइड करें, एमडी कैट के लिए गाइड करें। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग न्यू चैनल पर मेरे आए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि मैंने एफएससी की भी और एमडी कैट की भी सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस ऑलरेडी अपलोड कर ली हैं। तो अगर आप लोग वो सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर वीडियोज़ जाकर देखें, वहाँ पर वो वीडियोज़ मौजूद हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी एमडी कैट और एफएससी में हाई मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आपको हेल्प हो जाएगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और अपना मेरिट सिक्योर करने में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स से गाइडलाइंस लेना। जो स्टूडेंट्स एफएससी में और एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं, चाहे वो उनकी गाइडलाइंस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं या फिर वो आपके अपने कॉलेज या एकेडमी के सीनियर्स हैं जिन्होंने एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए, एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लिए और अब वो अपने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनसे गाइडलाइन ज़रूर लिया करें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आपसे जिनका भी आपसे कॉन्टैक्ट है उनसे ज़रूर पूछा करें कि आपकी पढ़ाई करने का तरीका क्या है, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश किया करें कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह मेहनत की, क्या रूटीन हुआ करती थी, कौन सी बुक्स पढ़ा करते थे वो, उनके स्कूल कॉलेज में परफॉर्मेंस क्या होती थी। ठीक है, तो उनका अगर आप एक पाथवे देखेंगे ना तो आपके पास एक डायरेक्शन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये एमडी कैट और एफएससी में ये जो ज़्यादा नंबर आते हैं इसका सीक्रेट क्या है। तो जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की गाइडलाइंस लेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में क्या तरीक़ाकार होता है एमडी कैट और एफएससी में हाई मार्क्स स्कोर करने। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक पैशन डेवलप करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पढ़ तो रहे होते हैं बट उनके अंदर कोई इतनी ख़ास विल नहीं होती पढ़ने की, ना ही उनको कोई ख़ास मतलब मेडिकल अगर प्री मेडिकल कर रहे हैं तो उनको किसी मेडिकल कॉलेज में जाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं होता। वो बस इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि उनको पेरेंट्स ने फ़ोर्स किया होता है या उनके मतलब उनको सोसाइटी का प्रेशर होता है, इस वजह से वो पढ़ रहे होते हैं। उनके अपने अंदर कोई शौक़ नहीं होता पढ़ाई का, या उनको अब खुद को कोई शौक़ नहीं होता कि हम लोग इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें या हम लोग इतने मार्क्स स्कोर करें। तो पैशन का डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मतलब आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कुछ भी आप अगर अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए पैशन डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर उस चीज़ को हासिल करने का शौक़ पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो चीज़ अचीव कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी एक गोल को अपने माइंड में रखें और उसी को फॉलो करते चले जाएं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने गोल का ही नहीं पता होता। मतलब मैट्रिक में आ गए हैं, एफएससी में आ गए हैं, प्री मेडिकल चूज़ कर लिया, प्री इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, लेकिन ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। हर बच्चे ने जो प्री मेडिकल में आता है उसने डॉक्टर नहीं बनना होता और हर बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग करता है उसने इंजीनियर नहीं बनना होता। तो आप लोगों ने अगर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग चूज़ किया है तो एटलीस्ट अपने माइंड में एक गोल रखें कि हमने आगे चलकर ये चीज़ करनी है, हमने ये बनना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, कोई भी बीएस करना है या कुछ भी करना है, सीएसएस करना है, व्हाटएवर आपने करना है, एटलीस्ट आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए। जब आप 9th क्लास में आए ना तब भी आपके माइंड में एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि ये मेरी डायरेक्शन है और अब मैंने अपनी सारी एनर्जी और सारा टाइम इसी एक गोल को अचीव करने के लिए लगा देना है। एक और पॉइंट जो मैं फ़ॉलो किया करती थी वो ये कि जो भी मैंने गोल अपना सेट किया हुआ था, फॉर एग्जांपल मेरा ये गोल था कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैंने उसके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहले ही ले चुकी थी। इवन जब मैं 8th 9th क्लास में थी तभी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई थी अपने सीनियर्स से कि एमडी कैट में क्या होता है, किस तरह का पेपर आता है, एफएससी के पेपर किस तरह के आते हैं, मैट्रिक के पेपर किस तरह के आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इवन एफएससी में आकर भी उन्हें पता ही नहीं होता कि एमडी कैट क्या होता है या एमडी कैट में किस तरह के सवाल आते हैं। तो जो भी आपका गोल है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या कोई भी आप एफएससी के बाद कोई भी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन रखें कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, आपको किस यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने पड़ेंगे, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे जाने के लिए। जो ख़ास तौर पर अगर मैं प्री मेडिकल और एमबीबीएस में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो अगर आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको
एमडी कैट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जिस टाइम एमडी कैट आएगा उसी टाइम ही ले लेंगे इन्फॉर्मेशन, पहले से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि एफएससी के एग्ज़ाम्स देने के बाद मुझे ये वाला टेस्ट देना है और इसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। इस टेस्ट में इस तरह के सवाल आते हैं। इवन मैंने 9th और 10th क्लास से ही जो एमडी कैट के पास पेपर्स थे वो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, और उसमें से ज़ाहिर है सारे सवाल तो नहीं आते थे। जो टॉपिक्स हमने 9th 10th में पढ़े थे उससे रिलेटेड जो सवाल थे वो मैं सॉल्व कर लिया करती थी। तो मुझे आइडिया था कि एमडी कैट इस तरह का पेपर होता है। तो आपका भी जो भी गोल है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको एमडी कैट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको एफएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस तरह का पेपर आता है, इस तरह सवाल आते हैं, इस तरह आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, डायग्राम्स बनानी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, फार्मूलाज लिखने हैं, सारे उसको प्रोमिनेंट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट बातों को प्रोमिनेंट करके लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एमडी कैट में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी बायो की बुक की लाइन्स के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एमडी कैट एफएससी से रिलेटेड वो आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है हर दूसरी चीज़ के ऊपर, ठीक है। आजकल जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे सोशल मीडिया है या और काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को साइड पे करके आपकी फ़र्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी स्टडी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच है और उधर से आपका एकेडमी में कोई ग्रैंड टेस्ट है, तो अब आप क्या करेंगे? जिन स्टूडेंट्स के अंदर पैशन होगा, जो स्टूडेंट्स वाकई अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, वो अपना पहले टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो वो फिर मैच भी देख लेंगे या जो भी उन्होंने दूसरी एक्टिविटी करनी है वो कर लेंगे। तो हमेशा आपने अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है। ये जो एफएससी का टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है आपके पास, या जो एमडी कैट इम्प्रूवर्स हैं, ये जो टाइम है आपके पास ये बहुत क्रूशियल है। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, बाकी सब चीज़ें आपने साइड पे कर देनी है। जब आप स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आप खुद ब खुद अपने मार्क्स में, अपनी कॉलेज और अकेडमी में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन अगर आप स्टडीज़ के साथ साथ आप कहेंगे कि चलो स्टडी भी कर लेंगे, साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, आधा आधा टाइम दोनों को दे देते हैं, तो फिर आपके एवरेज मार्क्स आते रहेंगे, आप कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे। तो अगर आपने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, उसके बाद आपने कोई और एक्टिविटी करनी है। अच्छा, तो मेरा जो रूल था जिस पे मैं बिलीव करती थी ड्यूरिंग एफएससी और इवन अभी भी एमबीबीएस में भी, हर जगह पर यही रूल चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रट्टा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, उसको रीड कर लेंगे, उन्हें समझ आ जाएगा, उसके बाद वो कहेंगे इट्स ओके, हम इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। बट आपके पास जब पेपर आता है, ख़ासतौर पर एफएससी का जब आपके पास पेपर आता है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपना बना के लिखें, आपको रट्टा ज़रूर लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा आपने इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, कॉन्सेप्ट भी बनाएं और चीज़ों को याद भी करें, और आपने अपनी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है कि अगर आपने कोई टॉपिक आज याद किया है तो आपने 2 दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज़ करना है ताकि वो रिटेन रहे आपके माइंड में, फिर 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज़ कर लें, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज़ कर लें। इस तरह रिवाइज़ करते करते वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी। तो और एमडी कैट में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता ना कि आप एमडी कैट से 1 दिन पहले सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लें। तो जो आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो आपकी रिवीजन से स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती चली जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट्स भी अपने क्लियर करें, आपको चीज़ों की समझ भी होनी चाहिए और आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तभी जाकर आप एफएससी में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और एमडी कैट में। और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एमडी कैट में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, कोई आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको बुक की लाइंस भी याद करनी पड़ती हैं, आपको फ़िज़िक्स के फार्मूलाज जो हैं उनका रट्टा लगाना पड़ता है, आपको केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनका रट्टा लगाना पड़ता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है। कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आपने चीज़ों को याद भी करना होता है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अगर एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पिछली वीडियोज़ में भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि यू हैव टू इम्प्रूव योर पेपर प्रेजेंटेशन एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट।
आपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके कम मार्क्स सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वो पेपर को बहुत बना बना के लिखते हैं, फुल हेडिंग्स दे के और पॉइंट्स बना बना के, और एंड पे एक सवाल या दो सवाल रह जाते हैं। तो ऐसे प्रेजेंटेशन का क्या फ़ायदा, या ऐसे बना बना कर लिखने का क्या फ़ायदा जब आपका एक सवाल रह जाए या दो सवाल रह जाए। तो आपने पेपर के शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि शुरू में आप पेपर को बहुत स्लो करें और खूब बना बना के लिखें और एंड पे आपका सवाल रह जाए। इसके अलावा आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पर बहुत तवज्जो देनी है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं 9th क्लास में आई तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी थी, और मेरे सारे टीचर्स ने मुझे यही कहा कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें। ख़ास तौर पे उर्दू की राइटिंग बहुत ही बुरी थी, तो मैंने अपनी राइटिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी 9th क्लास में, फिर 10th क्लास में और ज़्यादा इम्प्रूव की। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आकर मेरी राइटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो कोई बात नहीं है अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखा करती थी राइटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब पर पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इवन यूट्यूब पर जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, लाहौर बोर्ड के और मुल्तान बोर्ड वगैरह के, उनके पेपर भी दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जिन एकेडमीज़ में आप पढ़ते हैं, उन एकेडमी में जो बच्चे टॉप करते हैं उनके पेपर भी आप देख सकते हैं, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं। तो आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ख्याल रखें। इवन जो आपके एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। 5-10 मिनट पहले जो आपको टाइम दिया जाता है एक टेस्ट करने के लिए, उससे 5-10 मिनट पहले कंप्लीट करने की कोशिश किया करें ताकि आपको एनुअल एग्ज़ाम में कोई मसला ना हो। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है अच्छे तरीके से और आपके किसी दोस्त को वो टॉपिक नहीं आता और वो आपसे समझना चाह रहा है तो आप उसको समझा दिया करें। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है और आपके साथ वाला आपका पेपर देखना चाहता है कि ताकि वो भी थोड़े से टिप्स ले सके, तो उसको दिखा दिया करें। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किए थे एफएससी में जो अपना पेपर छुपा रहे हैं, कुछ अपना नॉलेज छुपा रहे हैं कि दूसरे को ना पता चल जाए, उसके कहीं मुझसे ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। तो किसी से जेलस नहीं होना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों के फ़ायदे की बात सोचनी है और जितनी भी हो सके आपसे दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरों से हेल्प लेने में भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता और आपके दोस्त को आता है तो आप उसको जाके कह दें कि मुझे ये टॉपिक समझा दो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि सीखना हर इंसान का काम है, ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सीख ही रहा है, ठीक है। तो ना हेल्प लेने में कोई शर्म वाली बात है और ना ही हेल्प करना कोई बुरी बात है कि आप कहें कि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी या मैंने इसको ये टॉपिक समझा दिया या मैंने इसको अपना पेपर दिखा दिया प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसके शायद मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दूसरों की मदद करते रहते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करते रहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।